अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। वतइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। क्या खुदा की मईशत है, मेरे रब की क्या तरीक़ेकार है कि किसी को इक़्तिदार दे के, मसनद दे के, ताकत दे के, इख्तियार दे के ज़लील व रुस्वा कर देता है, और किसी से इक़्तिदार छीन के, इक़्तिदार ले के, इख्तियार और ताकत ले के इज़्ज़त बख्श देता है। ये उसकी मईशत है, वो जानता है। ये स्टार्ट है मेरा। अब आते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा का, आज मरियम नवाज़ साहिबा की हेयरिंग है। आपको पता है कि मरियम नवाज़ साहिबा की कानूनी और आइनी तमाम मैटर्स को हमने अपने वीलॉग के ज़रिए और इरफान कादिर साहब को लेकर आप सबके सामने डिस्क्राइब कर दिया। कानूनी नुकात, आइनी नुकात, जजमेंट, ज्यूरिस्प्रूडेंस, उनका हवाला देते हुए एज ए तालिब इल्म जिसकी तस्दीक इस मुल्क के मायनाज कई एडवोकेट ने किया, ख़ास तौर पे इरफान कादिर ने, जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी रहे हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। इसी तरीके से नवाज़ शरीफ साहब की जो सज़ा है उसके हवाले से, और ताहयात नाइली है, आइनी कानूनी सारे नुकात दे दिए और चैलेंज भी किया है कि इसको आके कोई फेस करे। तमाम के तमाम पाकिस्तान के जो बड़े वकील हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो इन पॉइंट्स को एग्री करते हैं। एज ए तालिब इल्म हमने उनके सामने रखा। तो हम बता चुके हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा की, पहले ही बता चुके हैं कि जी मरियम नवाज़ साहिबा की जो सज़ा है वो गैर आइनी, गैर कानूनी है। नवाज़ शरीफ की सज़ा गैर आइनी, गैर कानूनी है। ताहयात नाइली गैर आइनी, गैर कानूनी है। और ये मैं अपने जुमले से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं ऊपर से नहीं एक बात कर रहा हूँ, आइनी कानूनी नुकात के ज़रिए हमने साबित किया है। और वही चीज़ अब अदालतों में सामने आई है। जब से इरफान कादिर साहब ने मरियम नवाज़ साहिबा का केस लिया और नई एप्लीकेशन दी है उन्होंने, आप देखें वो तमाम पॉइंट सामने आ रहे हैं। तो ये कोई हमने जो आपके सामने लाए हैं, ये अगर इमरान खान भी होते, अगर उनको गैर आइनी, गैर कानूनी सज़ा दी गई होती, ताहयात नाइली उनकी गैर आइनी होती, तो हम तो लीगल पॉइंट लेकर ये देखे बगैर कि ये नवाज़ शरीफ है, आसिफ जरदारी हैं, मरियम नवाज़ हैं, या ये जो हैं वो आपके कोई और हैं, या इमरान खान हैं, हम नहीं देखते। हम उन पॉइंट्स को लेके चलेंगे कि आया अदालतों ने सही फैसला दिया है। एज ए तालिब इल्म जो आइन कह रहा है, मैं नहीं, आइन से बढ़ के तो कोई अदालत नहीं है। जो कानून कह रहा है उससे बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है। ठीक है जी, फैसले गलत हो सकते हैं, कानून तो गलत नहीं है। तो आज क्या हुआ, मैं पहले अपने वीलॉग्स में सब कुछ दे चुका हूँ। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ही अहम 2 घंटे की प्रोसीडिंग थी और बड़ा तफसीली मैटर था, क्योंकि कई अरसे से नैब मुसलसल भाग रही थी, क्योंकि आपकी अदालतें उनसे एक डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं जो नहीं दे पा रहे हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स वो ला रहे हैं और नैब उन्हें उठाकर डस्टबिन में फेंक चुकी है, जिसको उन्होंने बेस बनाया फाइनेंशियल एजेंसी के एक लेटर को। और दूसरा जो मसलन दूसरी बात यह है कि वो एक एडवोकेट के लेटर को, उसको उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान की कानूनी शहादत के लिहाज से इसकी कोई हैसियत नहीं है, डस्टबिन में डाला। और वो उन्होंने कहा कि जी हमें वो लेटर दीजिए जिससे ये साबित हो कि मरियम नवाज़ साहिबा बेनिफिशियल ओनर है और नवाज़ शरीफ ओनर है। आज भी बड़ी डेवलपमेंट हुई। तो वो लेटर आज तक नहीं दिया। कभी बीमारी का, कभी कोई और बहाना, कभी और बहाना, कोई और बहाना, मुसलसल नैब जो है वो टाइम ले रही है। और याद रहे कि ये वही नैब थी जो कि इरफान कादिर का, मरियम नवाज़ साहिबा का केस लेने से पहले उनकी ये स्टेटमेंट थी कि रोज़ाना के बेसिस पे ये केस चला जाए और 1 महीने में कंक्लूड किया जाए। और अब 1 महीने की ये खुद जो है ना वो आपके माजरत करती है, भागती है, कहती है जी 15 दिन नहीं दें हमें, तो 1 महीना दें, अभी हम बीमार हैं। तो मुसलसल था। लेकिन आज बड़ी अच्छी आर्गूमेंट्स हुई। आज फिर नैब भाग गई, और किस तरह भागी मैं बताता हूँ। देखिए, इरफान कादिर साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जी अगर आर्गूमेंट्स मुझे शुरू करना है तो मैं कर देता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, मैं उनको लेके चलूँगा। उन्होंने कहा कि जनाब मैं 9 साइलेंट उनके पॉइंट्स हैं, फीचर है, साइलेंट फीचर, उसको मैं अभी पढ़ूँगा। लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बता दूँ कि उन्होंने जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और जुडिशल हिस्ट्री उसको बताया
और उसके साथ साथ कई मुतनाज़ा फैसलों को सामने लाए, जिसके ऊपर यकीनन अदालत जो है वो नहीं चाहती थी कि जी उन चीज़ों को मज़ीद डिस्कस किया जाए जिसमें अदालतों के उन फैसलों से अदालत को शर्मिंदगी हुई है, तो उसकी साख ख़राब होती है। तो इरफान कादिर ने इस बात को एग्री किया और उन्होंने जहां उस अक्स को दिखाया ज़रूर, लेकिन अदालत की साख की और रिस्पेक्ट को, इज्जत को और उसके भरम को कायम रखने की भी जिम्मेदारी ली। ये बड़ी बात है, एक बड़ा लॉयर ये ख्याल रखता है। दूसरा ये कि उन्होंने इस आर्गूमेंट के साथ साथ जो 4 अहम पॉइंट्स रेज किया, वैसे तो बहुत अहम पॉइंट्स हैं, लेकिन जो 4 अहम पॉइंट्स रेज किया उसको भी मैं आज तस्करा कर देता हूं। और वो ये है कि उन्होंने कहा कि जनाब इन्वेस्टिगेशन नैब ने की नहीं और रेफरेंस बना दिया और रेफरेंस के बाद सज़ा दे दी। तो इन्वेस्टिगेशन के बगैर रेफरेंस बनाना ये गैर आइनी गैर कानूनी काम है, उन्होंने कहा। अभी आपको मैं ज़रा सा एक हवाला देता हूँ। अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसलिए रिस्टोर कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने इनको नायल किया कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी। तो यहाँ और उसका फ़ायदा, शक का फ़ायदा डिफेंस को पहुँचा, उन्होंने कहा प्रोसिक्यूशन को नहीं पहुँचा। तो यहाँ तो शकूक पर दर शकूक है। अभी तो हम उस तरफ आ ही नहीं रहे ना इरफान कादिर उस तरफ आए हैं, क्योंकि शकूक शौकत सिद्दीकी साहब की वो लेटर भी है जिससे ये फैसले शकूक में मशकूक हो रहे हैं। राना शमीम का वो एफिडेविट है, उससे मशकूक हो रहा है। आपके साकिब निसार साहब की ऑडियो है, उससे मशकूक हो रहा है। और जज अरशद मलिक साहब का वो वीडियो है, उससे मशकूक हो रहा है। तो यहाँ तो मशकूक दर मशकूक है। तो फिर ये जो नाहली है या ये जो सज़ा है, इसका फ़ायदा तो यकीनन जूरिस्प्रूडेंस के लिहाज से किसको पहुँचा है, इसको पहुँचता है, वो जाहिर है डिफेंस को पहुँचेगा, मरियम को पहुँचेगा, कैप्टन सफदर को पहुँचेगा। तो ये तो 1 मिनट में इक्विटल होती है। लेकिन बहरहाल मैं इससे आगे निकलता हूं कि उन्होंने 4 पॉइंट दिया। एक तो इन्वेस्टिगेशन का दिया, दूसरा उन्होंने कहा कि नैब ने क्वांटिफाई नहीं किया सोर्स ऑफ इनकम। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने उठाया है कि सोर्स ऑफ इनकम जो उन्होंने है वो क्वांटिफाई नहीं किया नैब ने। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी जिसका जिक्र किया गया था उसकी प्राइस डिटेक्शन भी नहीं हुई, उसकी प्राइस भी नहीं ये डिटेक्ट कर सके, बता सके। एक ये पॉइंट था तीसरा। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि कहाँ हैं वो आपके दस्तावेज़ात, बेनिफिशियल ओनर मरियम नवाज़ या ओनरशिप नवाज शरीफ, जो कि आज तक वो नहीं दे सके। और मैं बताया कि आपकी ज़मानत के वक्त उन्होंने एग्री भी किया हुआ है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिसकी बुनियाद पर जो है वो इरफान कादिर ने कहा कि मेरी मुवक्किला मरियम नवाज साहिबा की इक्विटल बनती है, बाइज्जत बरी बनता है। अब उसके ऊपर उन्होंने दलाइल दिए और 9 साइलेंट फीचर है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अपनी केस को आगे ले जाना। वो मैं पढ़ देता हूँ कि 9 साइलेंट फीचर उनका कौन सा है। एक है जनाब कि द कॉन्टेंट्स ऑफ माई इंटायर एप्लीकेशन, अभी आपको मैं दिखाऊंगा अभी, द कॉन्टेंट ऑफ माई इंटायर एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 561-A ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 एज दिस पर्टेन टू द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। एक और, the abuse of process of the court in the present case of Panama case in the background of Pakistan's constitutional history and judicial proceeding regarding change for regime in Pakistan, जिसका जिक्र किया था, साख को इज्जत भी रखनी थी। The abuse of process of court in view of glaring illegalities and grave violation of law in Panama case, इस पे उन्होंने साइलेंट फीचर है इनका। माई रेबिटल टू नैब contention of the 17th of November 2021, the abuse of process of court resulting from total lack of application of mind by the accountability court in bringing home the conviction of my client, the manner in which the accountability court has dealt with the four aspect of the ingredients of offense attributed to my client clearly smacks, पेज 186 टू पेज 192 है उसमें, ऑफ द impugnate decision, the abuse of process of court throughout the entire
proceeding, that is the feeling of reference, and consequently the trial thereon is based on totally illegal foundation, which in itself is tantamount to gross abuse of process of court. The seventh है the absence of determination of the price of acquisition, जो मैंने बताया, coupled with non-computations or quantification of the known source of income, ये भी बताया. Rebuttal to preliminary objections and parawise comments, जो कि होगा. Miscellaneous or additional violation of law arguments ये उनके 9 सैलिएंट फीचर्स हैं इरफान कादिर के, जिसके ऊपर इन्होंने इस केस को लेके चलना है, और 4 पॉइंट्स मैंने बता दिया जिसके ऊपर वो कहते हैं इक्विटल होना चाहिए. और इसका जवाब जब मांगा गया नैब से, तो नैब के पास इसका जवाब नहीं है. इवन के आज एक बड़ी अच्छी आपके डेवलपमेंट हुई, और वो ये हुई कि उन्होंने आपके ट्रस्ट डीड के हवाले से कोर्ट ने पर्चे उड़ा दिए नैब के. उन्होंने कहा कि जब मरियम नवाज साहिबा या हुसैन नवाज साहब इस बात को एग्री करते हैं कि वो ट्रस्ट डीड हुई है और दोनों जिंदा हैं और एग्री कर रहे हैं, ये जाने कि उसमें कैलेबरी फ़ोन का मसला है. आपको पता है कैलेबरी फ़ोन भी मैटर क्लियर हो गया था, लेकिन जजेस ने तो इस इशू को उठाया ही नहीं. वो कहते हैं छोड़े कबल अज वक्त हुआ, पहले डीड हुआ बाद में हुआ, लेकिन जब 2 शख्सियात जिनके दरमियान ये फैसले हुए हैं जिसमें कोई लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है यूके की, अगर एग्री कर लिया और वो आपके ट्रस्ट डीड बना और दोनों एग्री कर रहे हैं, तो ये जाली कहाँ से हुई? आपने कैसे इसको जाली कर दिया? और नैब के पास का कोई जवाब नहीं. तो चुनांचे मरियम नवाज और फिर जजेस ने जिस तरीके से नैब को मुसलसल कहा और उनको कहा कि अब आप बता दें, अगर आपके पास वो लेटर है जिसकी बेनिफिशरी, वो लेटर ले आइए, और वही लेटर आप लाएं जिसमें बेनिफिशियल ओनर हो मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब ओनर हो, वो लेटर लेके आइए. वो लेटर उनके पास नहीं था, और वो बार बार उसी कई लेटरों को घुमाते हैं, लेकिन असल में जो उन्होंने जिस लेटर को बुनियाद बनाकर सज़ा दी है, जिसको अदालत मानने को तैयार नहीं है, वही आपके फाइनेंशियल एजेंसीज का वो जो लेटर है वो, और जो आपके जो अटॉर्नी जनरल, उनका एक अटॉर्नी है आपका, उसने एक लेटर दिया है जिसकी कानून शहादत पाकिस्तान में कोई हैसियत नहीं है, और ये अदालत ने भी कह दिया. अब वो उनसे कह रहे हैं कि भाई वो लेटर दीजिए ताकि आपका केस मजबूत हो, वरना तो आपके पास कुछ भी नहीं है. सिर्फ इसी बुनियाद पर जो है वो इनकी इक्विटल है. तो कई बुनियादों में मरियम नवाज साहिबा की इक्विटल बनती है. मैंने जैसे बताया कि अगर उमर अमीन गंडापुर की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और उनको तायात नायल कर दिया, तो इस बुनियाद पे शक का फ़ायदा देते हुए आपने उनको उसकी सज़ा को कलअदम कर दिया इलेक्शन कमीशन की. तो यहाँ तो मैंने 4 आपके शकूक गिनवा दिए आपको, तो उन शकूक की बुनियाद पे भी ये केस उड़ जाता है. लेकिन इसके साथ साथ लीगली पॉइंट पर इरफान कादिर ने 4 पॉइंट्स रखे हैं इक्विटल, और सबसे अहम, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे अहम पॉइंट जो है वो ये था कि वो लेटर जो कि अदालत भी मांग रही है कि भाई बेनिफिशियल ओनर का और ओनर का ओनरशिप का दे दीजिए. अब अगली हियरिंग है, नैब को वार्न किया गया है, नैब के पास कुछ भी नहीं है. हम पहले भी बता चुका हूं कि उनके पास कुछ नहीं है, वो एग्री कर चुके हैं. चुनांचे मैं बहुत पहले ये कह चुका हूं कि मरियम नवाज साहिबा की जो सज़ा है वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है, और वो कोई बेस नहीं है ये इस सज़ा का. जब बेस नहीं होगा तो ये सज़ा धड़ाम से गिरेगी, और जब ये सज़ा धड़ाम से गिरेगी तो यकीनन मरियम नवाज साहिबा सज़ा कलअदम होगी और वो बाइज्जत बरी होंगी, वो और कैप्टन सफदर साहब तो बेचारे गवाह थे जिस आपके ट्रस्ट डीड के हवाले से आज पर्चे उड़ा दिए नैब के उन्होंने आपके कोर्ट ने. तो गोया
बड़ा दिलचस्प केस, बिल्कुल वाज़ेह आ गया, सामने चीज़ आ गई। हमने फैसल वाटर का ये बताया था कि क्रिस्टल केस क्लियर था और पूरा लेके चले, जिंदा रखा उस केस को, और आज देखें वही चीज़ सामने आई, उनको सज़ा हुई किस तरह हुई। और मरियम नवाज साहिबा के केस को भी हम एक एक पॉइंट्स को लेके आगे चले हैं और उन पॉइंट्स की बुनियाद पर ये केस हम आगे बढ़ा और अदालत ने भी उन्हीं चीज़ों को टच किया, और जिसका नतीजा ये है कि आज नैब जो है वो फिर दौड़ लगा गई है। अगली हेयरिंग पे नैब क्या करती है, उम्मीद है कि अदालत समझ गई है और अदालत अब इसको जो है वो मज़ीद आगे लिंगर ऑन नहीं करेगी। अगर ये लेटर नहीं है तो फिर तो मरियम नवाज साहिबा की इक्विटल बनती है, 100% बनती है, और वो बाइज्जत बरी हो जाएंगी, उनकी सज़ा कलअदम हो जाएगी। सिर्फ ऐलान होना बाकी है, और इनकी सज़ा कलअदम होती है तो उसका रिफ्लेक्ट आपके नवाज शरीफ पे जाएगा, और नवाज शरीफ फिर जब आके अपील करेंगे तो उनको भी इसी पॉइंट पे रिलीफ मिलेगा। और तायात नाहिली के हवाले से मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिसका एक पिटीशन अब आपके सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लेके सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।